नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले दिनों राजस्थान में युवा साध्वी प्रेम बाइसा की बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये बताया गया था कि उनको मामूली जुकाम था और उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और चंद मिनटों के अंदर उनकी जान चली गई। इस खबर के सामने आने के बाद सिर्फ राजस्थान ही नहीं, प्रेम बाइसा को जानने वाले देश भर में जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको बड़ा सदमा लगा, झटका लगा। क्योंकि एक तो उनकी जाने की उम्र नहीं थी और ऊपर से जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो दुखद भी थी और रहस्यमयी भी थी। लेकिन अब उनकी मौत को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई उनकी मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है, क्या उन्होंने खुद ही अपनी मौत चुनी या फिर किसी ने साजिशन उनकी जान ले ली। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? पुलिस अभी इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है और ऐसे कई पहलू, कई ऐसे क्लूज सामने आए हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है और ये यकीनन आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। आपको याद होगा, जब प्रेम बाइसा की 28 जनवरी को मृत्यु हुई, उसके बाद उनकी मौत जो है शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास हुई थी और रात को 9:30 बजे उनकी इंस्टा आईडी से एक पोस्ट अपलोड किया गया था, जिस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार थी। अग्नि परीक्षा नहीं हुई और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि मैं जीते जी ना सही, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो किसी की मौत के बाद उसके इंस्टा हैंडल से कोई पोस्ट सार्वजनिक हो तो शक होना तो लाजमी है। सवाल ये भी उठता है कि उनका इंस्टा हैंडल कौन यूज़ कर रहा था उनके अलावा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पोस्ट को किया किसने और क्यों किया, इसके पीछे मकसद क्या था। मौत के बाद अगर कोई ऐसा पोस्ट उनके हैंडल से लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? अब उस राज पर से पर्दा उठ गया है। लेकिन एक राज पर से पर्दा हटा है, कई और राज सामने आए हैं। मैं आपको वो सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले वो जो डेथ नोट वाला रहस्य है उसके बारे में जानिए। साध्वी के पिता वीरमनाथ ने यह कहा था कि वो पोस्ट रात को अपनी गाड़ी में बैठकर उन्होंने ही अपने ड्राइवर से कहा था कि वो उस पोस्ट को पब्लिक कर दे और सबके बीच में डाल दे, सार्वजनिक कर दे। अब वीरमनाथ से जब ये पूछताछ हुई कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जब साध्वी की तबीयत बिगड़ी और हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, उस समय साध्वी काफ़ी बेचैन थी और उन्होंने जाते हुए ये कहा था कि मैं अगर जीते जी न सही तो मौत के बाद ही मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और ये पोस्ट मैंने आउट ऑफ इमोशन उनके जाने के बाद 4 घंटे बाद मैंने सोशल मीडिया पर डलवाया था। अब सवाल यह है कि वो पोस्ट लिखा किसने? क्या साध्वी ने पहले ही उसे लिखकर प्री शेड्यूल कर दिया था? ये एक बड़ा सवाल है। या ऐसा तो नहीं कि लिखकर उसको ड्राफ्ट में सेव करके रखा हो और उसको साध्वी के जाने के बाद उनके पिता ने पोस्ट कर दिया? अब इसका जवाब सामने आया है और शॉकिंग आंसर ये है कि वो पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि खुद साध्वी और उनके पिता वीरमनाथ के ड्राइवर जोगाराम ने लिखी थी। जोगाराम को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों उन्होंने ये पोस्ट लिखी? खासकर एक साध्वी जिनका निधन हो गया, जिनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरा आश्रम, संत समाज, उनके चाहने वाले सारे लोग गम में हैं, दुख में हैं, वो उनके इंस्टा आईडी से ये पोस्ट क्यों लिखता है और वीरमनाथ ये पोस्ट क्यों लिखवाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वीरमनाथ और जोगाराम, इन दोनों से पुलिस ने इस मामले में 3 राउंड की पूछताछ की है और कुछ पूछताछ, कुछ क्या बल्कि जो प्रॉपर ऑथेंटिक पूछताछ है, ऑफिशियल पूछताछ है, उसको पुलिस ने वीडियोग्राफ भी करवाया है ताकि इनके बयानों में ये देखा जाए कि वो सारे सिंक्ड हो रहे हैं या नहीं, कोई विरोधाभास तो नहीं है, क्या वाकई जोगाराम ने वो पोस्ट लिखी या किसी और ने लिखा। इन सारी चीज़ों की पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन जो फैक्ट उभर कर सामने आया है उसके मुताबिक ड्राइवर ने वो पोस्ट लिखी थी और साध्वी के पिता वीरमनाथ ने वो पोस्ट करवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो इसका जवाब जोगाराम ने तो ये कहा कि मुझे तो वीरमनाथ जी ने जो मेरे हुक्म है उन्होंने कहा, मैंने वो हुक्म बजाया, मैंने उनकी बात मानी। और वीरमनाथ ने ये कहा कि मेरी बेटी के जाने के बाद मैं बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस में था, बहुत दुखी था और चूंकि वो जीते जी इंसाफ के लिए काफ़ी मांग करती रही, लड़ती रही, लेकिन उन्हें उस तरह का इंसाफ नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो वो काफ़ी हताश थी और उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद सही मेरे लिए इंसाफ की आप कोशिश करना और मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। तो जब उसने ये बात कही, साध्वी ने ये बात कही, तो पिता होने के नाते मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आउट ऑफ इमोशन 4 घंटे बाद वो पोस्ट सोशल मीडिया पर डलवाया था। तो पिता ने डलवाया, ड्राइवर से लिखवाया और साध्वी ने जो बात कही उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला।
इन सारी चीज़ों को पुलिस फिलहाल वेरीफाई कर रही है, किसी कंक्लूजन में पुलिस नहीं पहुंची है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है और वीडियोग्राफी भी करवाई है। बहुत सारी और बातें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग पॉइंट्स जो सामने आए हैं मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोटे तौर पर 3 खुलासे हुए हैं और ये तीनों खुलासे जो हैं वो आई ओपनिंग है। पहला खुलासा तो यही है कि साध्वी का जब पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, जब वो मतलब स्ट्रेचर पर या समझ लीजिए पोस्टमार्टम के टेबल पर जब बॉडी थी, उन्होंने उसको जब बॉडी को जब खोला तो उन्होंने देखा कि उनके इंटरनल ऑर्गन खासकर आंतें वगैरह वो सिकुड़ गए, सिकुड़े हुए हालत में मिले। अब सवाल यह है कि ऐसा साध्वी के साथ क्यों हुआ, आंतें किसी की क्यों सिकुड़ जाती हैं? तो इसका जवाब भी फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दिया है। मैंने स्वयं एक बहुत सीनियर फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर इस तरह की सिकुड़न वाली चीज़ें जो है वो किसी के शरीर में बीमारी की सूरत में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो नज़र आती है। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि वो सिकुड़न जो है उसके पीछे बीमारी एक वजह हो सकती है। जो दूसरा खुलासा उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है उसमें ये पाया गया है कि उनके इंटरनल ऑर्गन में लालिमा थी, यानी लालपन था। अब लाल कोई ऑर्गन क्यों हो जाता है शरीर के अंदर का, क्या ये भी इन्फेक्शन की वजह से है? तो इसका जवाब ये है कि इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन की वजह से भी लाल होते हैं और अगर कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक एलिमेंट बॉडी में जाए जो बॉडी को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तो वैसी सूरत में भी इंटरनल पार्ट या इंटरनल ऑर्गन जो है वो लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको एक्सप्लोर करके देखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल ऑर्गन जहर की वजह से लाल हुए थे या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ था या कोई ऐसा दवाओं का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से वो चीज़ें लाल हुई थी अंदरूनी अंग। पुलिस अब इसका भी पता लगा रही है और इसके लिए पुलिस ने अलग से फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मांगी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके हाथ और पाँव के नाखून जो है वो नीले पड़ गए थे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा जहर के मामलों में होता है, लेकिन जाहिर है सिर्फ लोगों के कहने से किसी बात को सच नहीं माना जा सकता। इस तरह की बातों को सच तभी मान सकते हैं जब फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स अपनी राय दें। और मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट से बात की और आपको बताऊं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जब किसी के शरीर में मौत से पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो फिर वैसे सूरत में नाखून हाथ और पाँव के वो नीले, गहरे नीले या काले पड़ जाते हैं। और इसीलिए ड्राउनिंग के मामलों में या फिर एक्सफिक्सिया, जैसे किसी के गले में फंदा कसा गया हो, वैसे मामलों में अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि वो हाथ पाँव के नाखून जो है वो काले हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला शख्स जो है अपनी मौत से पहले ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहा होता है। तो ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ एक ख़ास बात यह है कि साध्वी जो है वो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि वो इन्हेलर का इस्तेमाल करती थी और इन्हेलर का इस्तेमाल आमतौर पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से ही किया जाता है। और अगर उनका फिजिकल कंडीशन इतना फ्रेजाइल था, उस हालत में भी उन्हें 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन दिया गया, तो सवाल यह है कि क्या वो दवाएं ही फेटल साबित हुई, जानलेवा साबित हुई? पुलिस अभी इसको वेरीफाई करने में लगी है। तो कुल मिलाकर अब तक की तफ्तीश में सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। उसमें एक्सीडेंटल डेथ, खुद अपनी मौत चुनना यानी खुद अपनी मृत्यु कारित करना, या फिर किसी ने साजिशन उनकी जान ली, इस एंगल को भी पुलिस एक्सप्लोर करके देख रही है। जो दवाएं उनको लगाई गई थी उसके बारे में आप लोगों को शायद पता ही हो, क्योंकि लगातार क्राइम तक पर भी हम उसकी खबरें दिखा रहे हैं। डायनापार और डेक्सोना नाम की 2 दवाएं जो है उनको दी गई थी और इन दवाओं का, ये दवाएं जो है एक साथ लगाई जाती हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अगर एक सिरिंज से ही ये दोनों दवाएं एक साथ लगाई गई तो वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है कि कई बार इंसान की जान चली जाती है, कार्डियोवैस्कुलर फेलियर होता है, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ होती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये मामला भी कहीं वैसा तो नहीं है। पुलिस इस मामले को भी देख रही है और इसके लिए भी पुलिस डिपेंडेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंक्लूसिव आंसर नहीं है कि आखिर उनकी मौत क्यों हुई। हिंट्स ज़रूर हैं, जो हिंट्स मैंने आपको बताया, लेकिन वो हिंट्स थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, मेडिकल रिएक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, और कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स शरीर में चला गया हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो क्लैरिटी के लिए अब पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बताऊं, पुलिस ने विसरा रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए
विसरा रिपोर्ट हासिल करने के लिए उनके इंटरनल बॉडी पार्ट को एक्सपर्ट्स के पास टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो भेजा है, लेकिन इसके अलावा वो क्या खाती थी, उनके रसोई में कोई मसाले का इस्तेमाल होता था, आटा चावल दाल के सैंपल भी पुलिस ने भरे और इस तरह से तकरीबन 40 सैंपल पुलिस ने इकट्ठा किए हैं ताकि पुलिस ये पता कर सके, देख सके कि कौन सी चीज़ में ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई डायरेक्ट जहर न दिया गया हो या किसी दूसरे रास्ते से रोटी में या आटे में कुछ मिला दिया गया हो या खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसा डाल दिया गया हो। पुलिस इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहती है और इसीलिए पुलिस ने तकरीबन 40 किस्म के, विसरा में इंटरनल ऑर्गन के अलावा 40 किस्म के तकरीबन नमूने पुलिस ने इकट्ठा करके भिजवाया है फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जयपुर में, जहां से पुलिस एक्सपेक्ट कर रही है कि वहां से वो रिपोर्ट आए और रिपोर्ट आने पर मौत के मामले और मौत की वजह पर ज़्यादा क्लैरिटी हो। इसके अलावा पुलिस ने वो जो निडल जिसका इस्तेमाल करके उन्हें सुई लगाई गई थी, वो निडल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, उसको पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भिजवाया है और साथ ही साध्वी के चूंकि बॉडी पार्ट पुलिस के पास ऑलरेडी हैं तो उससे डीएनए के जो रेसिड्यू होते हैं या डीएनए के जो एलिमेंट होते हैं वो पुलिस एक्सट्रैक्ट करवाएगी ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करके। तो पुलिस ये भी देखेगी कि क्या वाकई उस निडल से साध्वी को इंजेक्शन लगाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रॉन्ग थ्योरी ही फ्लोट कर दी गई कि इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। पुलिस जाहिर है इस तरह के मामलों में किसी पर भी भरोसा नहीं करती, तो पुलिस सारी बातों को क्रॉस चेक करती है और उसी क्रॉस चेकिंग के क्रम में पुलिस जो है वो निडल का डीएनए टेस्ट करवा रही है। इसके अलावा पुलिस ने जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे उन दोनों दवाओं के कॉम्बिनेशन के खतरनाक रिएक्शन की संभावनाओं के बारे में भी बाकायदा चिट्ठी लिखकर पुलिस ने पूछा है। साध्वी के मोबाइल फ़ोन को लेकर भी रहस्य है। यह कहा जा रहा था कि साध्वी के पास जो 2 मोबाइल फ़ोन थे उसके पासवर्ड साध्वी के पिता वीरमनाथ पुलिस को नहीं बता रहे हैं। वीरमनाथ ने खुद इस मामले पर अपना बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि वो एक मोबाइल का पासवर्ड तो जानते थे जो साध्वी के अलावा दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते थे, तो वो मोबाइल फ़ोन तो पुलिस के पास है, उन्होंने पासवर्ड बता भी दिया है। अपना मोबाइल फ़ोन वीरमनाथ ने बताया है कि मैंने वो भी पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस ने मुझसे मांगा था। एक और मोबाइल फ़ोन जिसका पर्सनल यूज़ साध्वी करती थी उसका पासवर्ड जो है उनके पिता वीरमनाथ को पता नहीं था, तो उन्होंने ये बताया है कि हमने पुलिस को वो सबमिट कर दिया है और पुलिस उस फ़ोन को अनलॉक करने और उसके पासवर्ड को क्रैक करके पुलिस उस फ़ोन को भी एग्जामिन करने की तैयारी कर रही है या फिर अभी कर भी रही होगी, जिससे ये पता चल सके कि उनकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा था। इसके अलावा जो और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको याद होगा एक उनका प्राइवेट वीडियो तकरीबन 6 महीने पहले लीक हुआ था जिसमें साध्वी अपने पिता के साथ जो है नज़र आ रही थी और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक महिला भी मौजूद थी, आपने वो देखा होगा। अब पुलिस उस महिला से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है क्योंकि पुलिस जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो इस मामले की जो जड़ है, जहां से इसकी शुरुआत हुई एक वीडियो के जरिए साध्वी और उनके पिता को ब्लैकमेल करने की कोशिश, पुलिस अब उस मामले को भी रिविजिट कर रही है और उस महिला से भी पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से चल रही है, लेकिन कई रहस्य इस मामले में बने हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इनकंक्लूसिव है। विसरा के लिए 40 से ज़्यादा, विसरा के अलावा 40 से ज़्यादा अलग अलग ऐसे सैंपल्स भिजवाए गए हैं जिनकी पुलिस ये जांच करवाना चाहती है कि उसमें कोई जहरीली चीज़ है या नहीं। इसके अलावा वो जो लास्ट डेथ नोट जो है, वो डेथ नोट का सच सामने आया है कि वो डेथ नोट किसी और ने नहीं बल्कि साध्वी के ड्राइवर ने, भोमाराम ने खुद लिखा था। क्यों लिखा था अब पुलिस इसको भी वेरीफाई कर रही है, हालांकि एक प्रोबेबल आंसर उन लोगों ने दिया ज़रूर है। तो इस तरह से इस मामले में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में जो भी नया अपडेट होगा और साध्वी की मौत को लेकर जो भी कंक्लूसिव रिपोर्ट आएगी उसकी वजहों को लेकर विसरा जांच से मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। इन्वेस्टिगेशन की बारीकियों के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी खबरें जो अचानक सुर्खियों में आती है उतनी ही तेज़ी से जो है वो पीछे चली जाती हैं कुछ दूसरी बड़ी खबर के आने की वजह से। तो मुझे लगा कि मुझे आज इस खबर के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई और उसकी लाश एक खाई में मिली और अनजाने में ही उस बच्चे के बहुत अपने एक शख्स ने, अपने एक रिश्तेदार ने कातिल को ये हिंट दे दिया था कि उस बच्चे की
हत्या अगर हो जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी की राह आसान हो जाए। ये बहुत ही दुखद स्टोरी है जिसे मैंने आप लोगों को सुनाया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ क्राइम तक में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में वो उसको लोकेट करके सुनिएगा। एक और बात आपको बताऊं, वो स्टोरी अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं आई है लेकिन क्राइम तक के वीडियो वाले सेक्शन में है, तो आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं जो मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ तकरीबन, और कुछ सवालों के जवाब भी देता हूँ। जगदीश चांडेगड़ा जी का कमेंट मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि कितनी भी सफाई करे मुजरिम, एक दिन गलत और जुर्म हमेशा खुलता ही है, पाप का घड़ा फूटे बिना नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल ये बात सही है। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि मुलजिम या मुजरिम जितनी भी शातिर दिमागी कर लें लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। सुमित महतो दास ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी मर्डर्स। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। अगर इस तरह के अनैतिक संबंध न हो तो बहुत सारे अपराध के मामले जो हैं वो कम हो सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। ये एक जनरल कमेंट है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और सुरेश गोंड ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम बच्चों की जान लेते हैं। प्रदीप भमदू जी का कमेंट है, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने राम राम कहा है। मेरी ओर से भी आपको राम राम। मोहम्मद दानिश ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि सर ये समाज अब रहने लायक नहीं है, दुनिया ही रहने लायक नहीं है। देखिए बात तो सही है लेकिन दुनिया छोड़कर जा भी नहीं सकते। हम बस यही कोशिश कर सकते हैं कि दुनिया को सारे अच्छे लोग मिलकर रहने लायक बनाएं। अशोक शुक्ला ने कमेंट किया है, अशोका शुक्ला ने, बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा कि कहानी बहुत दुखद थी। एक छोटे और प्यारे से बच्चे को एक जालिम आदमी ने अपनी मनमर्जी, अपनी ख्वाहिशों के लिए उसकी जान ले ली। रेखा बभोर का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। जया अवस्थी जी ने जय हिंद जय भारत कहा है। इसके अलावा चेतना मिश्रा जी का कमेंट है और पिंकीज़ ब्लॉग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा परूप श्रेष्ठा जी हैं, कौशिक घोष हैं और मुकेश यादव जी का भी कमेंट है। संदीप रोज़ ने कमेंट किया है, संदीप रोज़ उन्नाव से हैं और बहुत हौसला अफजाई करते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद अफजल हुसैन साहब का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि एक मासूम बच्चा बेमौत मारा गया। बिल्कुल आपने बात सही कही। विजय हंसदा ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि सर मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते हैं। देखिए इस तरह के कमेंट्स का मैंने पहले भी कई बार जवाब दिया है, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कमेंट आप लोगों के सामने यूँ मोबाइल देखकर स्क्रॉल करता हुआ पढ़ता चलता हूँ, तो किसी का कमेंट मैं डेलिबरेटली छोड़ दूँ ना पढ़ूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? तो इसीलिए आप इत्मीनान रखिए कि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। सुमेरा राठौर जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है वेरी सैड स्टोरी। अहद व्लॉग के नाम से एक आईडी है। और इसके अलावा मोहम्मद जावेद अख्तर ने भी कमेंट किया है, अगर कोई माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाती। ये बात मोहम्मद जावेद अख्तर ने कही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। राघवेंद्र तिवारी ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा बिनीता सक्सेना का कमेंट है, प्रांजल है, जिमी है, पीके चंद्रा है, रिकी आयरन है और मोहम्मद दानिश का कमेंट है, रविंद्रा का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मिस्टर भोला फोमटेक के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो कुछ लोग गायब हो रहे हैं, ये न्यूज़ सही है या गलत न्यूज़ है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दें, दिल्ली में जो घटनाएं हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी क्राइम तक पर। मेरे ख्याल से शमसर ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। बेसिकली एक फ़िल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, मर्दानी 3, उसमें भी जो है कुछ डिसअपियर्ड चिल्ड्रन के बारे में उस फिल्म की जो स्टोरी है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। और अब दिल्ली पुलिस ने अपनी इनिशियल इंक्वायरी में ये पाया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल ने पेड प्रमोशन के तहत इस तरह की बातों को ज़्यादा हवा दी कि दिल्ली में जो है अचानक है वो क्रिएट हो गया है और बच्चे सेफ नहीं है, वो बहुत तेज़ी से गायब हो रहे हैं। जबकि आंकड़े ये सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, डेटा ये सजेस्ट करता है कि इतने ही बच्चे तकरीबन हर साल या हर महीने गायब हो रहे हैं, होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे वापस भी आ जाते हैं। तो जिस तरह का ह्यू एंड क्राई या जिस तरह का बवाल मचाया गया वैसा नहीं था और उसके पीछे शायद एक पेड प्रमोशन वजह थी। पुलिस अभी इस मामले की इंक्वायरी कर रही है, तो कंक्रीट तो नहीं कह सकते लेकिन इनिशियल इनपुट कुछ ऐसा ही है। शिव कुमार जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। सूरज कुमार ने कमेंट किया है, ब्रिजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, राघवेंद्र तिवारी जी और सुरेंद्र कुमार बिंद ने कमेंट किया है और भगवती छेत्री साहब का कमेंट है, भास्कर अरगड़े, पीके चंद्रा, सऊद अख्तर, उमेश भुइयाँ जी हैं और इसके अलावा होमी राय साहब का कमेंट है, न्यूज़पेपर के नाम से काटी, उन्होंने भी कमेंट किया है, राघवेंद्र तिवारी जी और महबूब आलम का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा कमलेश ने भी कमेंट किया है और मनी राय ने भी, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, आप जानते हैं कुछ समय की पाबंदियाँ भी होती हैं और शायद आप लोग भी बोर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए,
जय हिंद, जय भारत।